कॉमर्स लीग के साथ आपका स्वागत है। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 ऑन 100 लाना चाहते हो तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के तौर से आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट रिसर्च्ड एंड एनालाइज्ड क्वेश्चन है और सीबीएसई के प्रीवियस सभी क्वेश्चन ईयर में जितने भी आए हैं उन सबको बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया गया और फिर ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। सो दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम में 100 ऑन 100 लाना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो फिर आज की वीडियो पूरे अंत देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के मी स्टेप्स बताने हैं। तो ध्यान से सुनो, सिंपल है। डायरेक्टिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सुपरविजन, फिर मोटिवेशन, लीडरशिप और फिर कम्युनिकेशन। सुपरविजन के अंदर काम को चेक करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोटिवेशन के अंदर एम्प्लॉइज को एनकरेज करना होता है कि वो और बेहतर काम कर पाए। लीडरशिप के अंदर आपको उनको लीड करना है, उनको मोटिवेशन देनी है और साथ ही साथ ये चेक करते रहना क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और फिर आता है अंत में कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्लियर बातचीत होनी चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। दूसरा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के स्टेप्स क्या होते हैं इसको निमोनिक्स में याद कर लो। इसको ऐसे कर सकते हो, मिस्टर मिस्टर STD। एम से मतलब होता है मैन पावर प्लानिंग। मतलब सबसे पहले ये देखना है स्टाफिंग के अंदर कि कितने लोगों की जरूरत है अपने एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आर से मतलब होता है फिर टैलेंट ढूंढने का है, तो रिक्रूटमेंट करनी है। थर्ड, उन्हीं रिक्रूटेड में से जो बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन। बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपनी स्किल्स को और इंप्रूव कर पाए, सुपर पावर ले पाए। और अंत में उनके करियर को ग्रोथ देनी है, मतलब D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बीन डन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर लिखा नहीं है। फंक्शनल और डिविजनल का मतलब क्या है? देखो, फंक्शनल और डिविजनल में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। वो ये कि जब भी काम को डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाए तो कहा जाता है फंक्शनल हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे सुनो, जैसे HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होता है, वो सब काम के आधार पर डिवाइड होते हैं तो फंक्शनल हो जाता है। डिविजनल का मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पे जब काम डिवाइड हो जाए। एग्जांपल सुनो, जैसे टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स की अपनी कार का भी है, कार भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, बस भी बनाती है। तो वो प्रोडक्ट के बेसिस पे जब डिवाइड होगा काम तो डिविजनल, और काम के बेसिस पे होगा तो फंक्शनल। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? फंक्शनल जो है वो एक काम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट लेवल पे होता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। बोलो हाँ। थर्ड क्वेश्चन इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एक शुद्ध तरीका बताता हूं, एकदम जीवन भर याद रहेगा। डेलीगेशन मतलब एक बंदे तक लिमिटेड होती है, एक इंसान तक। डिसेंट्रलाइजेशन पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक कवर होती है। अब सुनो, डेलीगेशन के अंदर एक मैनेजर होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को, अपने एम्प्लॉय को वो दे देता है कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजर लेवल। तो टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और सुपरवाइजर लेवल पे जब पावर शेयर होती है, पावर तो यहाँ भी शेयर हो रही है पर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है। पावर डिसेंट्रलाइजेशन में भी हो रही है पर लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है। आई बात समझ में? तो टॉप लेवल के जो जितनी भी लोग हैं वहां पर उनके बीच में पावर ट्रांसफर हो रही है, शेयर हो रही है। तुम इतनी पावर रखोगे, तुम इतनी पावर रखोगे। तो ये दोनों में अब कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों में कॉमन बात क्या है? पावर शेयर से ट्रांसफर है, मतलब पावर ट्रांसफर करते हैं। और फर्क क्या है? ये शॉर्ट रन के लिए है, वो लॉन्ग रन के लिए है। ये इंसान तक सीमित होती है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित होती है। उसके बाद लास्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखो, प्राइमरी मार्केट का मतलब है जब भी कोई कंपनी सबसे पहली बार मार्केट में जाकर पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, रेस करना चाहती है अमाउंट को, फंड्स को, तो जब पहली बार अपने शेयर इश्यू करती है वो प्राइमरी मार्केट में करती है। दूसरी बार सेकेंडरी मार्केट, इसका मतलब स्टॉक मार्केट होता है। ऑलरेडी जो शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग होते हैं, लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट कंपनी, स्टॉक कंपनी के अंदर, या मैं यूं कह सकता हूं कि शेयर मार्केट के अंदर। जनता जब भी चाहती है कोई भी शेयर खरीद सकती है और बेच सकती है। तो सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट को कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके साथ कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट भी मैं आपको बोल रहा हूं कर लेना, दोनों में से एक तो जरूर आता है। ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टेप्स 12 स्टेप्स जितने भी हैं बहुत सीक्वेंस में याद करना, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो पैटर्न आ रहा है ये कि पूरा तो नहीं पूछ रहे वो लोग एग्जाम में, लेकिन बीच में से सीक्वेंस उठा के पूछ ले रहे हैं।
तो आपको अगर सीक्वेंस में याद रहेगा तो केवल आपको एमसीक्यूज में और 2 या 3 नंबर में इस टर्म पे एक्सप्लेन करने को बोलेंगे, जो कि बहुत ईजी होता है, पर कर जरूर लेना गाइस। ये वाला आप मिटा देते हैं, इसका तो काम हो गया। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, फाइनेंशियल डिसीजन, ये तीनों के तीनों डिसीजन। उससे पहले वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन चार में से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, देसी भाषा में समझाऊंगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए डेली जो एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल को कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसको निमोनिक से अगर याद करनी है तो ऐसे याद करो, NPCGI। ये क्या जी, N का मतलब होता है नेचर ऑफ कमोडिटी और नेचर ऑफ बिजनेस, सॉरी। अगर बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, मतलब पैसा ज्यादा चाहिए होगा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। P से मतलब होता है प्रोडक्शन साइकिल का। अब अगर कोई आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, लंबे समय तक प्रोड्यूस हो रही है, तो ज्यादा पैसा चाहिए। थर्ड, इसको कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी। अब मान लो कि अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी ऐसी है जहां पे आपने सामान बेचा और 10 दिन के अंदर आपका उधार, आपके डेटर ने आपको पेमेंट कर दी, तो जितनी जल्दी आपको पेमेंट हो जाएगी उतना कम पैसा आपको चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल के तौर पे। जी का मतलब है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का इन द सेंस क्या हुआ कि अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, बहुत सारे ब्रांचेस खोलना चाह रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होगा, तो फैक्टर्स अफेक्ट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन। जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं, किसी भी प्राइसेस मार्केट के अंदर जब भी प्राइस बढ़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि डेली के एक्सपेंसेस फिर एक लिमिट के पार होने लग जाते हैं। क्लियर हो गया, बोलो हाँ। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट नोट, मेथड स्टडी, मोशन, टाइम स्टडी। इन तीनों में से एक जरूर देखने को मिलेगा, मैं आपको बता के चल रहा हूं। स्टैंडर्डाइजेशन पिछले 5 साल में 3 बार रिपीटेड हुआ है। फंक्शनल, जो फंक्शनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। डिफरेंशियल पीस वेजेड सिस्टम में तो पिछले साल भी आया था और उसके लास्ट ईयर के पी बोर्ड में भी आया था, तो ये जरूर कर लेना है। बोलो हाँ। जी जी भैया, अब तुम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो टेंशन नहीं लेना है। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हो, अगर लग रही हो तो लाइक और शेयर अभी कर दो, और नीचे कमेंट में जाकर लिखो 95 प्लस। जो जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, 95 प्लस लिखो। मुझे भी लगेगा कि 95 लाना चाहते हो, और मैं ये सारा काम 95 के लिए करा रहा हूँ। और जो बच्चों ने अभी तैयारी नहीं कर रखी थी, उनके लिए तो राम बाण इलाज है। इतना कर लो, आराम से आपका काम तय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड से इन द सेंस क्या, जैसे मान लो मैं हूं, मैं ही बॉस हूं, मैं आई एम माई सेल्फ, लाइक दैट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की यूनिटी बताता है भाई, इस दिशा में काम करना, दिशा में काम करना है। इक्विटी, सब इक्वल है। डिसिप्लिन, अब मान लो जूनियर लेवल और सुपीरियर लेवल दोनों आपस में बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे के कट्टर विरोधी है भाई, एकदम। लेकिन अगर कमिटमेंट है तो कमिटमेंट जरूर निभानी पड़ेगी, बन रही हो या नहीं बन रही हो, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत तो लेना देना होता ही है। रेमुनरेशन मतलब एम्प्लॉय के लिए एक प्रकार का बेनिफिट होता है, जिसको हम सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो भाई, बिना मैनेजमेंट के बिजनेस वैसे ही डूब जाएगा जैसे टाइटैनिक का जहाज डूब गया था। मतलब किसी भी प्रकार का बिजनेस करना है या कोई भी लाइफ में कोई चीज करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट करने से कि बेसिकली क्या मतलब है, मैं बताता हूं। देखो, 5 फंक्शन परफॉर्म होते हैं मैनेजमेंट के अंदर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 उंगली है, उसी तरीके से 5 फंक्शंस करती है मैनेजमेंट। और अगर ये पांचों काम बहुत अच्छे से किया जाए तो 3 फायदे तो आपको मैं उंगली पे गिना सकता हूं। पहला, गोल जल्दी जल्दी और सही समय पे अचीव हो जाएंगे, जो भी आपने गोल तय कर रखा होगा। दूसरा, जो भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो वो अच्छे से यूज होगा, बढ़िया से यूटिलाइज हो जाएगा, अच्छे से यूज हो पाएगा। थर्ड, प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहेगा, ग्रोथ लगातार बढ़ती रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। सर्वाइव भी हो पाएगा, ग्रोथ भी हो पाएगा, और फिर प्रॉफिट भी बढ़ पाएगा। सो मैनेजमेंट की ये इंपॉर्टेंस है। एग्जाम के अंदर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये आता है क्वेश्चन, तैयार रहना बैंग ऑन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग भी आ सकती है या फिर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग भी पूछा जा सकता है, आंसर एक ही होता है। सो ट्रेनिंग का सबसे अच्छा फायदा क्या है, देखो मैं बताता हूं। अगर कोई तुमसे पूछे कि बिजनेस का वो सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है जो उसको तगड़ा हेल्प करता है, एक ही जवाब होगा, ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ट्रेनिंग के अंदर क्या रहता है कि सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय का। कोई भी एम्प्लॉय एकदम बिजनेस के अंदर एंट्री लेते ही तो एकदम बहुत बड़ा नहीं होता ना, धीरे धीरे सीखता रहता है। तो अगर वो ट्रेनिंग लेता है तो सुपर पावर बढ़ेगी उसकी,
तो वो स्किल भी बढ़ेगी उसकी, जो काम वो कर रहा है। दूसरा, उसके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो काम 2 घंटे में हो रहा था ट्रेनिंग लेने के बाद वो 1 घंटे में होने लग जाएगा। तीसरा, जो उसके द्वारा एरर हो रहे थे, गलतियां हो रही थी, एक्सीडेंट्स जो हो रहे थे, यही कह सकते हैं कि रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें की प्रॉब्लम हट जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत जरूरी है। अब कॉन्फिडेंस अगर मेरा नहीं है कैमरे पे आने का, तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? भाई पढ़ाना तो आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपनी बात एक्सप्रेस कैसे करूंगा? ये प्रॉब्लम है। और इसी पॉइंट के साथ अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो देखो मेरी बात समझो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लियर बातचीत करना। ठीक है, बातचीत कैसी होनी चाहिए? पोलाइटली होनी चाहिए, क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, और उसके सामने वाले के हिसाब से होनी, मतलब उसके लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए। अब बैरियर क्या होता है? बैरियर मतलब है कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है, जो ग्लिचेस आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है फिजिकल बैरियर। अब जैसे मान लो एक सेंडर है, एक रिसीवर है। अब मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई भी, मैं आपको जो आवाज दूं या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, अगर पीछे से नॉइज आ जाए या नेटवर्क खराब हो जाए, आपका नेटवर्क इंटरनेट का खराब हो जाए, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन में इशू आ जाएगा। वो कौन सा इशू है? वो फिजिकल बैरियर में कंसीडर होता है। कीवर्ड्स को ध्यान रखना, एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू आजकल वाला पूछा जा रहा है, इसको डायरेक्टली नहीं पूछते, एग्जाम्पल दे देंगे और आपको डेट मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से वाला बैरियर है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, दो पार्टी जो आपस में बातचीत कर रही है, एक पार्टी पहले से स्ट्रेस में है, ये दोनों पार्टी अलग अलग कारणों से स्ट्रेस में है, तो जब वो स्ट्रेस में रहेगी, या एक पार्टी या दूसरी, दोनों पार्टी में ईगो आ गया, तो वो जो साइकोलॉजिकल तरीके से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, वो साइकोलॉजिकल बैरियर के कारण हो पाएगी। और थर्ड होती है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब है कि मैंने सपोज कोई वर्ड बोला, मैंने आपको कोई वर्ड बोला और मैंने कोई मजाक किया, अब सामने वाले ने उस मजाक का गलत मतलब निकाला, उस वर्ड को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो इस वजह से कि हमारे बीच में इश्यूज हो जाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, बातचीत। तो इसके लिए जो समस्या है वो सिमेंटिक बैरियर है। समझ में आया? तो कम्युनिकेशन को कैसे ठीक करना है? क्लियर टोन में बात करनी है और सही कोड करना है, मतलब जो मैसेज आया उसको सही तरीके से एनकोडिंग करनी है, डिकोडिंग करनी है, पोलाइटली बोलनी है, लैंग्वेज सामने वाले के हिसाब से होना चाहिए, सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार ही, चाहे आप रीडिंग, चाहे आप राइटिंग में कम्युनिकेट करो, चाहे वर्बल कम्युनिकेट करो। चलिए हो गया बात, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ये 2-3 तरीकों से आ सकता है। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, या फिर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और कंज्यूमर के राइट्स क्या है। इन तीनों क्वेश्चनों को 4-4 पॉइंट में होता है, अच्छे से करके जाना, कोई दिक्कत मत लेना। 1986 का जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो पढ़ के चले जाना, 2 लाइन 3 लाइन का है आपके बुक के अंदर। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिसर्च्ड है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पिछले 10-12 साल में रिपीटेड आए हुए हैं, तो इन्हें कर जाओगे, काम बन जाएगा। चलो जी, वापस आते हैं अगले पे। बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं या फैक्टर्स कौन से हैं? वही लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, केस स्टडी बना के दे देंगे और आपको कहेंगे कि केस स्टडी में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, गवर्नमेंट का कोई टैक्सेशन बढ़ गया या टैरिफ बढ़ गया, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा वाला एलिमेंट है? तो कह देना भैया पॉलिटिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। और समाज में प्राइसेस ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी में, उसको नीचे लेके आना है, प्राइस सील करना है, तो वो कौन सा है? वो भी गवर्नमेंट करेगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से लोगों ने, कौन से एलिमेंट्स आए? गवर्नमेंट आई। जी भैया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। प्लानिंग के लिमिटेशन लिख के ले लो, आना है, या तो एडवांटेज या लिमिटेशन में से एक आएगा, हो सकता है 3 नंबर में आए, या हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन, बिजनेस प्रोफेशन है, आर्ट है या साइंस है? इन तीनों में से 2-3 साल से प्रोफेशन का नहीं आया हुआ है, तो चांस है प्रोफेशन का ही आएगा, या तो 3 नंबर में आएगा कि भाई बिजनेस प्रोफेशन है तो कैसे है बताओ, कि कोई एक्सपर्टीज स्किल होनी चाहिए, और एमसीक्यू में, या फिर सीधा सीएस में। सीएस में समझते हो ना, केस स्टडी, या तो केस स्टडी में आ सकता है। केस स्टडी जो है वो कई बच्चों ने एक वीडियो के अंदर 1-2 दिन पहले जो है कमेंट किया था कि हमको केस स्टडी चाहिए। तो अगर केस स्टडीज आपको डिटेल में चाहिए, पूरा चीजें समझा दूं, आपकी 22 तारीख से 2-3 दिन पहले ही आपको चाहिए अगर, तो कमेंट में जाके लिखो, क्या लिखोगे? एक तो रेडी फॉर 95 प्लस लिखो, अगर आप रेडी हो और लगातार मेरे साथ तैयारी कर रहे हो। और दूसरी चीज, आप वहां लिख दो यस सर। क्या लिखोगे? यस सर, या भाई जी लिख दो, भैया जी जो मर्जी लिख दो, पर लिख दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको रियली में केस स्टडीज की जरूरत है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूं। बोलो हाँ। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम में 100 ऑन 100 लाना चाहते हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि कोई भी एग्जाम टाइम में आपसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो।
सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट एंड जय श्री राम, जय श्री श्याम।